आइए देश के 2 प्रमुख समस्या बीमारी और बेरोज़गारी के समाधान पर चर्चा करते हैं। ऐसे समस्या पर तो पूरे देश में डिबेट होती है, बट समाधान के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं मनोज कुमार मधेपुरा से हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 100 डायमंड और इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए मिशन 100 डायमंड पर काम कर रहा हूँ और साथ में 100 ट्रेनर इस इंडस्ट्री के लिए, इस फील्ड के लिए मुझे तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीमारी और बेरोज़गारी की समस्या का समाधान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि सबको मालूम है, आजकल हर 10 में से 5 आदमी किसी न किसी हेल्थ संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी की आँखों पर असमय चश्मे लग गए हैं, तो किसी का वज़न बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और ये मिलावटी व नकली प्रोडक्ट के सेवन और उचित उचित पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है। अगर हम लोग बाज़ार व्यवस्था को देखते हैं, तो बाज़ार व्यवस्था में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से मिलावटी और नकली प्रोडक्ट हमारे पास आता है और हम लोग लगातार बीमार होते चले जा रहे हैं। मिलावटी और नकली प्रोडक्ट का दोषी है गलत बाज़ार व्यवस्था। आइए जानते हैं बाज़ार व्यवस्था के थोड़ा-सा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में। शुरुआत में जब बाज़ार नहीं था, तो हम लोग के पूर्वज हमारे दादाजी, परदादाजी के ज़माने में सामान से सामान अदला-बदली होता था। इसको हम लोग बार्टर प्लांट या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर एक सामान के बदले दूसरा सामान आदान-प्रदान करके लोग अपने काम को, अपने ज़रूरत के सामान को अपने यहाँ लाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में थोड़ा कुछ दोष था। समय के अनुसार जब दुनिया में किसी भी व्यवस्था में दोष आता है, समस्या आता है, तो लोग उसके विकल्प का तलाश करते हैं। कुछ लोग विकल्प प्रोवाइड करते हैं और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं और हिस्सा उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। सो वस्तु विनिमय प्रणाली की भी कुछ विसंगति रही, कुछ समस्या रहा। हम लोग थोड़ा-सा इस समस्या पर विचार कर लेते हैं। पहला समस्या ये था कि इसमें सही मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता था। हर बार सौदा करने के लिए हर बार बातचीत करना पड़ता था। दोनों तरफ से सामान की ढुलाई करनी पड़ती थी। मतलब जो लोग बेचने जाते थे और जो लोग खरीदने जाते थे, यदि मेरे पास अनाज है, तो मैं अनाज लेके जाता था और कोई कपड़ा लेके आता है, तो वो कपड़ा लेके आता था। फिर अपना अनाज देते थे, तो वो अनाज वापस ढो के ले जाता था और हम कपड़ा वापस ढो के लाते थे। दोनों तरफ से खरीदने और बेचने दोनों को सामान की ढुलाई करनी पड़ती थी। दोहरे सहयोग का अभाव था। कई बार सौदा नहीं होता था इसलिए कि मेरे पास अनाज है, सामने वाले के पास कपड़ा है। बट वो कपड़ा मुझे देना चाहता है लेकिन अनाज उसके बदले नहीं चाहिए, कोई दूसरा चीज़ चाहिए, तो ये सहयोग का अभाव हो जाता था। भावी भुगतान में समस्या थी, यदि भविष्य में हमको भुगतान करना है तो उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं था, कोई निर्धारण नहीं था, तो ये एक समस्या थी, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की विसंगति थी। फिर धीरे-धीरे हम लोग चूँकि सुविधा तलाशते हैं, समस्या से दूर भागते हैं, बदलाव करते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के विसंगति, दोष और समस्या को देखते हुए खरीद-बिक्री का माध्यम पैसा बना, मुद्रा का आविष्कार हुआ और फिर ये माध्यम बन गया खरीद और बिक्री का। इस मुद्रा विनिमय प्रणाली ने जिस बाज़ार व्यवस्था को जन्म दिया, उसे हम ट्रेडिशनल बाज़ार व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल बाज़ार व्यवस्था जिसके हम एक अंग हैं। थोड़ा-सा हम लोग इसके बारे में जानते ही हैं, बट एक बार मैं थोड़ा-सा इसको और क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल बाज़ार व्यवस्था में एक कंपनी होती है, एक ग्राहक होता है। ग्राहक कोई भी सामान खरीदता है, तो किसी न किसी कंपनी का बना हुआ सामान खरीदता है और कंपनी जब सामान बनाती है, तो ये उद्देश्य लेके बनाती है कि ये एक ग्राहक तक पहुँचेगा। बट ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों एक-दूसरे को खरीद-बेच नहीं सकते हैं। व्यवस्था ये है कि ये कस्टमर जब अपने घर के ज़रूरत के सामान को खरीदने बाज़ार जाता है, तो वो अपने एक नज़दीक के दुकानदार से खरीदता है। दुकानदार भी डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकता, वो किसी होलसेलर से खरीदता है। होलसेलर भी डायरेक्ट कंपनी से नहीं जुड़ा होता है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदता है, वो किसी न किसी सी एंड एफ एजेंट के माध्यम से खरीदता है और सी एंड एफ एजेंट डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा होता है। बीच में लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए कि नया प्रोडक्ट कौन-सा आया है, प्रोडक्ट में कौन-सा क्वालिटी है, प्रचार-प्रसार का माध्यम अपनाया जाता है। ये प्रचार टेलीविज़नों के द्वारा, पेपर पत्रिकाओं के द्वारा बड़े-बड़े होल्डिंग के द्वारा ये प्रचार किया जाता है। ये बिचौलिया बीच में जो हैं ये काम करते हैं। डायरेक्ट दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है और कई बार क्या
हर बार जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट ₹100 का बनाती है, तो वो ग्राहक तक पहुँचते-पहुँचते बीच के लोगों के माध्यम से ये 200-300 का ग्राहक तक पहुँचता है। बीच के लोग मुनाफ़ा कमाते हैं, ये एक समस्या है ट्रेडिशनल बिज़नेस में, बट ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये बिचौलिए जब ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बीच में ये मिलावट करते हैं, नकली सामान बेचना शुरू करते हैं। इसलिए कि इस बीच में कोई लेखा-जोखा नहीं है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि किसने कितना खरीदा और कितना बेचा। तो एक होलसेलर यदि 100 पीस खरीदा, तो वो 500 पीस भी आगे बेच सकता है, 400 पीस बीच में घुसा सकता है, इसलिए कि कोई लेखा-जोखा नहीं है। तो फिर वो 400 पीस या जो भी हो, वो कुछ नकल या मिलावटी सामान बीच में घुसता है। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हमारे यहाँ हो रहा है। और इसके अलावा भी कुछ ट्रेडिशनल बिज़नेस में, परंपरागत व्यवसाय में कुछ विसंगति है, जिस विसंगति के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। बिज़नेस के इनकम में ग्राहक का कोई भागीदारी नहीं है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसे से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता है। सारे पैसे बीच के लोग ले जाते हैं। उत्पाद के प्रचार-प्रसार के खर्चे का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। सब एमआरपी पर जुड़ा हुआ होता है और ग्राहक जब सामान खरीदने जाता है, तो पूरे खर्चा का रकम भी ग्राहक को ही चुकाना पड़ता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती, इसलिए कि कोई पक्का बिल, पक्का रसीद नहीं है। जैसा मैंने बताया कि बीच में लेखा-जोखा नहीं है कि कितना सामान आया और कितना सामान बिका। भ्रमित विज्ञापन से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफ़ा वसूली होती है। लगभग सभी विज्ञापन को आप गौर से देखेंगे, तो भ्रामक ही होते हैं। मेरे गोरेपन का राज ये, आप एक कोल्ड ड्रिंक पीजिए, इस पहाड़ से उस पहाड़ पर कूद जाइए। तो ये सारा भ्रामक विज्ञापन है, लगभग सारा विज्ञापन भ्रामक ही होता है और भ्रम पैदा किया जाता है, ये अलग बात है, उसका पैसा भी हम ही से वसूला जाता है। पहले से बड़ी पूँजीपति कंपनियाँ भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है और आम आदमी खरीद-खरीद के और गरीब होता जाता है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ये परंपरागत व्यवसाय की विसंगति है। फिर यही मिलावटी सामान जो मैंने कहा बीच में जो घुसता है, यही नकली और मिलावटी सामान हमारे यहाँ के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, जो 10 में 5 लोग आज स्वास्थ्य के किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है एक आधुनिक खरीद बाज़ार व्यवस्था, जिसको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कहते हैं, सीधा कंपनी टू कस्टमर यहाँ खरीद-बिक्री होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक कंपनी है और एक ग्राहक है, बीच में एक डिलीवरी सेंटर है। तो डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से सीधे प्रोडक्ट खरीदता है। ये सिस्टम मैन्युफैक्चरर सीधे डिलीवरी सेंटर के से कस्टमर को उत्पाद बेचती है, जिसमें एक कस्टमर को डायरेक्ट सेलर का दर्जा दिया जाता है। डिलीवरी सेंटर बीच में जो है ये या तो किसी कंपनी का होता है या किसी डायरेक्ट सेलर सेलर का होता है। उत्पाद अच्छा लगने पर एक व्यक्ति दूसरे को बताता है और इससे बताने वाले को बचत और इनकम होना शुरू हो जाता है। चूँकि जो चीज़ हमें अच्छा लगता है उसको हमें बताने का आदत है। हमने किसी फ़िल्म को देखा, अच्छा लगा, हमने प्रमोशन किया, फ़िल्म हिट हो गई। हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज करवाए, अच्छा इलाज किया, हमने खुलकर तारीफ़ किया, अच्छा लगा तो तारीफ़ किया। डॉक्टर का प्रैक्टिस निकल गया, वो काफ़ी पैसा कमाने लगा। लेकिन इसमें जो जिसने प्रचार किया उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में दरअसल सही प्रमोशन एक ग्राहक ही कर सकता है, ईमानदार प्रमोशन। सही जानकारी वही दे सकता है जो यूज़ करता है। इसलिए यहाँ बीच के बिचौलियों को हटाकर सीधे प्रचार करने का सही क्या है, गलत क्या है, ये बताने का अधिकार ग्राहक को दिया गया और इसी से इनकम और बचत निर्धारित किया गया। थोड़ा-सा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को जान लेते हैं, इसलिए कि कई बार लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटी को भी लोग इसलिए खो देते हैं कि वहाँ भीड़ नहीं है। और इस दुनिया में आपको आगे बढ़ना है, नंबर 1 बनना है, तो भीड़ का हिस्सा बनने से वो संभावना वहाँ कम हो जाती है। वहाँ वो संभावना नहीं है। भीड़ जहाँ होगा वहाँ कॉम्पिटिशन होगा। फिर उसमें इने-गिने, मजबूत, काबिल, समझदार लोग ही आगे जा पाएँगे। भीड़ जहाँ नहीं है, भविष्य उधर है, तो अकेला लोग होना नहीं चाहते हैं। भविष्य की तरफ का समझ नहीं होता है। थोड़ा-सा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 के आस-पास अमेरिका में हुई। भारत में इसकी शुरुआत विदेशी कंपनियों द्वारा लगभग 1990 के आस-पास हुई, ऐसा आंकड़ा डाटा बोलता है। हमारी कंपनी सन 2000 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही है। लेकिन 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा जब इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन जारी किया गया,
तो लोग इसके प्रति गंभीर और जागरूक होने लगे। लोग ज़्यादा संख्या में इस इंडस्ट्री की तरफ आने लगे। ये आंकड़ा बोलता है, जो आंकड़ा मैं आगे आपके साथ साझा करूँगा। फिर कोरोना आने के बाद जब लोगों की नौकरी और बिज़नेस प्रभावित होने लगी और लोग सेकंड इनकम का ज़रिया खोजने लगे, तो मानो इस इंडस्ट्री को पंख लग गया। ये इंडस्ट्री थोड़ा-सा कोरोना आने के बाद बहुत तेज़ गति से बढ़ा है। वर्ल्ड वाइड यदि आप चेक करें तो मेडिकल इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री 2 ही इंडस्ट्री ग्रो की है इस कोरोना काल में। चूँकि कोरोना काल में लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा हो गया, लोग अच्छे प्रोडक्ट के प्रति जागरूक हुए। लोगों को लगा कि कुछ आनन-फानन में कुछ खरीद के कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा गंभीर हुए लोग स्वास्थ्य के प्रति, तो कोरोना आने के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उछाल आया। जो मैं आगे आपके साथ स्लाइड में शेयर करूँगा कुछ आंकड़ा। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है जो सितंबर 2016 में जारी किया गया। इसका कॉपी अ, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आने के बाद थोड़ा-सा और इस इंडस्ट्री में जागरूकता आया, लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों का भरोसा बढ़ा और जब गाइडलाइन आया तो इस फिक्की और केपीएमजी 2 ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो पूरे इंडस्ट्री के टर्नओवर के डाटा को सार्वजनिक रूप से कलेक्ट करके प्रस्तुत करती है। तो फिक्की और केपीएमजी ने जब गाइडलाइन आया और इसके ग्रोथ को चेक किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को के ग्रोथ को भारत में, तो इसने एक भविष्यवाणी की कि 2025 तक ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ टर्नओवर करने वाली हो जाएगी। और इस इंडस्ट्री को 1 करोड़ 80 लाख नए लोग इस इंडस्ट्री को जॉइन करेंगे। ये बिलीव लेवल बढ़ने से हुआ और ये सरकार के गाइडलाइन आने के बाद ये परिवर्तन हुआ। जैसे ही सरकार का गाइडलाइन आया, फिक्की का ये और केपीएमजी का ये बयान आया, डाटा आया, आंकड़ा आया, जो आंकड़ा पीछे होने वाले टर्नओवर के ग्रोथ रेट को देखते हुए फिक्की और केपीएमजी ने प्रस्तुत किया। तो हमारे यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कुछ शिक्षण संस्थान इसको गंभीरता से ली और इस पर कोर्स डिज़ाइन करना शुरू की, जिसमें पहला श्रेय जाता है सलोनी यूनिवर्सिटी हिमाचल को, जिसने 1 साल का पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग कोर्स डिज़ाइन किया और ये डिप्लोमा कोर्स लोगों को कराने लगी। चूँकि इस इंडस्ट्री में करियर बहुत बेहतर है, इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है, बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो धीरे-धीरे गाइडलाइन आने के बाद जो हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसमें भी लोग इसको गंभीरता से लेने लगे। हिंदुस्तान में जितना भी बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटी थी, सभी ने अपने कोर्स में एक नया चैप्टर डाला डायरेक्ट सेलिंग का, इसलिए कि अब सरकार की गाइडलाइन आ गई है, मान्यता मिल गया है, मुहर लग गया है, तो करियर के रूप में लोग इसको अपनाएँगे। तो बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्स में एक चैप्टर डाला गया। बहुत सारा ऐसा बोर्ड है हिंदुस्तान का, जिसने अपने छठे में, 7वें में, 8वें के बुक में एक चैप्टर अलग से डाला डायरेक्ट सेलिंग का। तो धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता और जागृति और गंभीरता आने लगी इस इंडस्ट्री को लेके। थोड़ा-सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि केपीएमजी और फिक्की का जो ये रिपोर्ट आया कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो कैसे होगा इसका थोड़ा-सा पीछे से हम लोग एक बार डाटा देख लेते हैं। 2010 में हिंदुस्तान में इसका 4,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2012 में बढ़ के ये 6,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बन गई, 2014 में 7,700 करोड़ का टर्नओवर हुआ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का, 2016 में 8,500 करोड़ का टर्नओवर, 2018 में ये 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बन गई और इसी ग्रोथ के आधार पर केपीएमजी और फिक्की ने ये फोरकास्ट किया कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। थोड़ा-सा एक आंकड़ा मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइज़ेशन है WFDSA जो वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टर्नओवर को कलेक्ट करती है और पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर इसको हर साल, हर फ़ाइनेंशियल ईयर का रिलीज़ करती है। ये आप भी इसके वेबसाइट पर wfdsa.org आप इस वेबसाइट पर जाके आप ये डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 19-20 का सेल का पूरा डाटा है ऑल ओवर वर्ल्ड का, जो दुनिया में कारोबार हुआ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का। उसमें दाहिने हाथ में एक गोला बना हुआ है, उसके नीचे लिखा है टॉप 10 ग्लोबल मार्केट मतलब दुनिया के 10 बड़े देश जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर 19-20 में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जिसने किया है। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका ने 20% टर्नओवर किया पूरे दुनिया के टर्नओवर में। चाइना ने 13% किया, कोरिया ने 10% किया, जर्मनी ने 10% किया, जापान ने 9% किया, ब्राज़ील ने 5% किया, मलेशिया ने 3% किया, मेक्सिको ने 3% किया
फ्रांस ने 2% किया, ताइवान ने भी 2% किया, टोटल 78% टर्नओवर ये 10 कंट्री मिलके की है और बाकी 22% जो बचा है वो अदर में है और इसी अदर में हम लोग भी आते हैं। ये WFDSA के 19-20 का डाटा आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। थोड़ा-सा एक बार इन सभी देशों का और भारत का 19-20 में इंडियन करेंसी में क्या रहा टर्नओवर, मैं इस पर थोड़ा-सा चर्चा करना चाहता हूँ, जो डाटा आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें इंडिया 19-20 में 18,000 करोड़ का टर्नओवर की। अ, ताइवान 30,000 करोड़ का टर्नओवर की, फ्रांस 40,000 करोड़ का टर्नओवर, मेक्सिको 45,000 करोड़ का, मलेशिया 50,000 करोड़ का, ब्राज़ील 75,000 करोड़ का, जापान 1,20,000 करोड़ का, जर्मनी 1,30,000 करोड़ का, कोरिया 1,35,000 करोड़ का, चाइना 1,80,000 करोड़ का और जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर करने वाली कंट्री है अमेरिका, उसने 2,65,000 का टर्नओवर किया 19-20 के फ़ाइनेंशियल ईयर में। WFDSA का जो आँकड़ा है वो मिलियन डॉलर में आता है। मैं स्लाइड आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, इसमें 19-20 में इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कारोबार हुआ, टर्नओवर हुआ, वो 2,477 मिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ। आप इसको इंडियन करेंसी में निकाल सकते हैं, 2,477 गुना 10 लाख और फिर उसमें जो अभी के समय में डॉलर का रेट है, उससे गुणा कर देंगे, तो आपको पूरा इंडियन करेंसी निकल जाएगा। तो ये है इंडिया का टर्नओवर 19-20 में, मिलियन डॉलर में। 1 साल का जो ग्रोथ रहा इसका, वो CAGR रिपोर्ट इसको बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो 4 तिमाही होता है एक फ़ाइनेंशियल ईयर में, उसका ग्रोथ रेट निकाला जाता है और फिर चारों तिमाही को एक करके जो ग्रोथ रेट निकलता है, उसको CAGR बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सो 19-20 का 1 साल का इसका ग्रोथ रेट रहा 12.1%। 3 साल का हम लोग देखते हैं तो अस्थायी किसी चीज़ के ग्रोथ के बारे में हम लोग जानकारी ले पाते हैं। सही जानकारी, सही डाटा समझा जाता है जब 3 साल का ग्रोथ देखा जाए। तो 3 साल का जो ग्रोथ रेट है ये हिंदुस्तान में 16.3% का ग्रोथ रेट है और ये इतने तेज़ गति से ग्रोथ इस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में इसलिए हुआ कि 2016 में गाइडलाइन आने के बाद लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ा, यूनिवर्सिटी में इस पर कोर्स डिज़ाइन किया जाने लगा। इसके अलावा आपको बिज़नेस मैनेजमेंट में इसके बारे में पढ़ाया जाने लगा, स्कूलों में, कॉलेजों में चैप्टर अलग से ऐड किया गया। तो ये कारण रहा कि हमारे यहाँ इसका ग्रोथ रेट दुनिया में सभी देशों से ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारे यहाँ इसका है। 3 साल का CAGR रिपोर्ट 16.3% है। वहीं नीचे हाइलाइट है अमेरिका का। अमेरिका का हम लोग देखें तो ये 19-20 में 35,210 मिलियन डॉलर का कारोबार की। हमारे यहाँ से लगभग 12-13 गुना ज़्यादा इसके यहाँ कारोबार हुआ। लेकिन 1 साल का CAGR रिपोर्ट जहाँ हिंदुस्तान में 12.1% रहा, वहाँ इसका CAGR रिपोर्ट माइनस 0.4% रहा, थोड़ा गिरा और 3 साल का CAGR रिपोर्ट देखा जाए तो माइनस 0.3% रहा, मतलब वहाँ ग्रोथ थोड़ा-सा घटा है, कई कारण हो सकता है इसका। कोरोना में सबसे ज़्यादा अमेरिका इफ़ेक्टिव हुआ, तो ये कारण हो सकता है। बट हमको हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या करेगी? तो हिंदुस्तान में ये ग्रोथ रेट, गाइडलाइन और शिक्षा जगत में इसके प्रति जो लोग कोर्स डिज़ाइन करने लगे, उसके वजह से ये ग्रोथ रेट आया। हिंदुस्तान के लोग समझने लगे, बेरोज़गारी ज़्यादा है, एज़ ए करियर इसको अपनाने लगे और कोरोना काल में चूँकि स्वास्थ्य एक चैलेंज था हमारे सामने में, तो अच्छे प्रोडक्ट के लिए लोग डायरेक्ट सेल से जुड़ने लगे, इसलिए कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री अच्छे प्रोडक्ट के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्वालिटी जो है, वो बेस्ट क्वालिटी होता है, ट्रेडिशनल के बनिस्पत। तो हम लोगों ने इस ग्रोथ रेट के आधार पर एक फ़ोरकास्ट किया कि कौन-सा ऐसा साल होगा जिस साल में हम अमेरिका से आगे होंगे। चूँकि ग्रोथ रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। 16 में जब भारत सरकार का गाइडलाइन आया तो इस इंडस्ट्री को एक नया पहचान मिला। ये एक नया इंडस्ट्री जुड़ा हिंदुस्तान में करियर अपनाने वाले लोगों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प लेके आया ये। लोगों का विश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ा। तो हम लोगों ने जब इसका फ़ोरकास्ट किया तो 37 वो साल निकला जिस साल में 3 साल और 1 साल के CAGR रिपोर्ट के आधार पर जो ग्रोथ रेट है उसके आधार पर फ़ोरकास्ट किया गया तो पता चला कि 2037 में हम हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 कारोबार करने वाली देश बन जाएँगे और इस समय में हम अमेरिका को पीछे छोड़ जाएँगे। तो जब हम पूरे दुनिया में नंबर 1 होंगे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के कारोबार में, तो क्या हाल होगा हम लोगों का जो अभी काम कर रहे हैं या जो 2-4 साल
आगे आने वाले 2-4 साल में इस इंडस्ट्री को जॉइन करने वाले हैं, उनका लाइफ़स्टाइल क्या होगा, उनका इनकम लेवल क्या होगा, कैसा जीवन वो जी रहे होंगे, ये एक बार जानना और समझना ज़रूरी है कि अभी अभी के समय में यूएसए जो 20% टर्नओवर करती है पूरे दुनिया के कारोबार में, तो वहाँ के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा उनका लाइफ़स्टाइल है, ये हम लोग जानते हैं। बीच में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ोरकास्ट है 2037 का ग्रोथ रेट के आधार पर, ये आँकड़ा बोलता है। कोई आदमी किसी भी वजह से झूठ बोल सकता है, लेकिन आँकड़ा, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है। आँकड़ा और डाटा के आधार पर जो सीएजीआर रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये फ़ोरकास्ट किया गया है। तो ये संभावना है, इसमें 2 तरह के लोग होंगे, ये तो होगा ही होगा। यहाँ तक ये इंडस्ट्री दुनिया में हम इंडिया इस इंडस्ट्री में नंबर 1 बनेगी। 2037 थोड़ा-मोड़ा कम-ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा तो ये 35 हो सकता है, 38 हो सकता है। बट आगे आने वाला भविष्य डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है और हिंदुस्तान में इसकी अपार संभावना है। तो 2 तरह के लोग होंगे, एक लोग इस तरह के लोग होंगे जो इस टर्नओवर को होते हुए देखेंगे और एक तरह के लोग वो होंगे जो इस टर्नओवर के भागीदार बनेंगे, वो करेंगे, तो ज़िंदगी उन्हीं की बदलेगी जो इस टर्नओवर में भागीदार बनेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो नंबर 1 कंट्री है, पूरे दुनिया में जो नंबर 1 कारोबार करती है, वहाँ के लोगों का क्या इनकम लेवल है, क्या लाइफ़स्टाइल है। तो हमने गूगल पर सर्च किया, आप भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 100 अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस 100 सबसे ज़्यादा कमाने वाले इस इंडस्ट्री के लोग कौन हैं? 9 का मैं आँकड़ा स्क्रीन पर लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा आँकड़ा लाता तो आपको स्लाइड दिख नहीं पाता। तो आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इसमें 9 लोगों का डाटा है, इसमें 8 लोग अमेरिका के हैं, क्योंकि अमेरिका इस इंडस्ट्री की जननी मानी जाती है। 1959 में ही वहाँ शुरू हो गया था ये इंडस्ट्री। और ये 20% अभी कारोबार करती है पूरे दुनिया के कारोबार में और चाइना 12% करता है। इस 9 में 8 आदमी अमेरिका के हैं और एक छठा किम हुई, ये चाइना का है। तो टोटल जो इसका इनकम रहा है 20-21 फ़ाइनेंशियल ईयर में ये डॉलर में दिया हुआ है। मंथली इनकम भी है और ईयरली इनकम भी है। हम इसको थोड़ा-सा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए हैं। उस दिन किए जिस दिन ₹74.99 1 डॉलर का रेट था। तो इसके 1 महीने का जो इगोर अल्बर्ट हैं, इनके 1 महीने का इनकम 16,49,85,700 इंडियन करेंसी था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में क्या हालात है लोगों का इनकम ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ और जब हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगी 2035, 37, 38 के आसपास, तो यहाँ के लोगों का क्या इनकम लेवल होगा, जबकि वहाँ का पॉपुलेशन मात्र साढ़े 33 करोड़ है और हमारे यहाँ का पॉपुलेशन 138 करोड़ है। तो हम उसके बाज़ार से 5-6 गुना बड़ा बाज़ार हैं। तो हमारे यहाँ जो अभी इस इंडस्ट्री को जॉइन किए हैं या आगे आने वाले 1-2 साल, 3 साल में इस इंडस्ट्री को जॉइन करने वाले लोग हैं, उनका क्या इनकम लेवल होगा, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। यदि इनके 1 साल के कमाई की बात की जाए तो 197 करोड़ 98 लाख 28,400 रुपया इंडियन करेंसी है, 1 साल की कमाई। ये पहले नंबर पर आते हैं 20-21 फ़ाइनेंशियल ईयर में इगोर अल्बर्ट। मैं एक बार 9वें नंबर की बात करूँ तो ये कोड येगर ग्रुप डेक्स्टर एगर के नाम से है। इनके 1 महीने का कमाई 4 करोड़ 49 लाख 96,100 इंडियन करेंसी में है, मतलब लगभग साढ़े 4 करोड़ के आसपास। मतलब 1 महीने का साढ़े 400 लाख। आप समझिए कि इस इंडस्ट्री में कितना ताकत है, कितना संभावना है, कितना अपॉर्च्युनिटी है, क्या दे सकता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। 20% टर्नओवर करने वाली देश का ये हाल है अभी के समय में इस इंडस्ट्री का। इससे ज़्यादा यदि आप इस इंडस्ट्री के गहराई के बारे में जानना चाहें, तो एक चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड नंबर 91 आप जाइए यूट्यूब पर आप देखेंगे, तो वहाँ एक इंटरव्यू में रीमा वृद्धि जी का इंटरव्यू है। ये लंदन में बैंकर थी, बैंक की नौकरी करती थी और जब भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन जारी किया, तो हिंदुस्तान में इसके संभावनाओं को देखते हुए चूँकि ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पार्ट टाइम वहाँ करती थी, तो इसके संभावना को देखते हुए वो वहाँ से अपने नौकरी से रिज़ाइन दी, अपना घर बेच ली, अपने हस्बैंड का एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस को बेच ली और ये पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गई हिंदुस्तान, यहाँ आके डायरेक्ट सेलिंग करने लगी। इससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वहाँ के लोगों का लाइफ़स्टाइल क्या है? कैसे लोग वहाँ के लीडर कैसे होते हैं? कैसे काउंसलिंग करते हैं? तो ये बताती है कि यहाँ के लीडर जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो 5 स्टार होटल में महीना के शुरुआत में बैठ के काउंसलिंग करते हैं। वो कल्चर वहाँ नहीं है।
वहाँ का कल्चर क्या है कि वहाँ महीने के पहले सप्ताह में बड़े-बड़े लीडर अपने प्राइवेट जेट, यस, अपना विमान है उनके पास, सैकड़ों लोगों के पास, वो उस विमान में बैठते हैं, पूरे टीम के साथ, लीडर के साथ, और वो 35,000 फीट की ऊँचाई पर जाते हैं और वहाँ बैठ के तय करते हैं कि अगले महीने और इस महीने में क्या कारोबार करना है, कितना बिज़नेस करना है। सो आप पूरी जानकारी के लिए ये आप देख सकते हैं ये इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू उसी चैनल पर आपको मिल जाएगा 37वें एपिसोड में। ये सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह का इंटरव्यू है। ये एशिया महादेश और इंडिया के पहले करोड़ रुपया से ज़्यादा पर मंथ कमाने वाले लीडर हैं। आप इनका भी इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में क्या पोटेंशियल है और क्या संभावना है और क्या दे सकती है ये इंडस्ट्री। इसके लिए आप इस वीडियो का अ, को ज़रिया बना सकते हैं समझने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग का संभावना भारत में क्या है, इसके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ आपके पास कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारी आबादी 138 करोड़ है। जब साढ़े 33 करोड़ आबादी वाली देश अभी दुनिया में नंबर 1 हो सकती है, तो आगे आने वाले समय में चूँकि हमारे पास ये लेट से आया है ये 59 में शुरू हुआ अमेरिका में और कानून बना वहाँ 79 में। मतलब 42 साल पहले वहाँ लीगल हो गया ये इंडस्ट्री, लेकिन हमारे यहाँ 2016 में लीगल हुआ। तो वहाँ लीगल हुए 42 साल हो गया, हमारे यहाँ लीगल हुए 4-5 साल हुआ है। तो हम जिस समय जैसा मैंने बताया कि 2037 में हम नंबर 1 बनेंगे, तो क्या होगा हमारे यहाँ के लीडर का इनकम, क्या होगा हमारे यहाँ के इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल, वो समझ सकते हैं आप। इंटरव्यू, आँकड़ा, सब चीज़ आपके सामने है। तो ये 138 करोड़ आबादी है, तो संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि ये 138 करोड़ लोग सारे सामान अपने घर में नहीं बनाते हैं, कहीं न कहीं बाज़ार पर निर्भर हैं, तो खरीदार हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो संभावना हमारे यहाँ ज़्यादा है। दूसरा है कि ये युवाओं का देश है। दुनिया में 20 वर्ष से लेके 35 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो युवा माने जाते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में है। और युवा जानते ही आप कि ड्रीमर होते हैं, इनके पास एनर्जी है, ये अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ये संघर्ष करना जानते हैं, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपने ज़िंदगी को लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ युवकों की संख्या ज़्यादा है, तो ये ड्रीमर्स हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ संभावना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का। हमारे यहाँ 54% लोग बेरोज़गार हैं। और इनके पास कोई ज़रिया नहीं है काम करने का और ऐसा नहीं है कि ये निठल्ले हैं लोग, ये पढ़े-लिखे हैं, पीएचडी धारी हैं, ग्रेजुएट हैं मास्टर डिग्री इन्होंने की है, कई लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन ले रखा है, बट हमारे यहाँ रोज़गार का संभावना नहीं है। तो ये 54% लोग छोटा-मोटा रोज़गार, छोटा-मोटा नौकरी खोज रहे हैं और यदि हम इनके पास डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के इस बेहतर और सबसे बड़े करियर को लेके जाएँ, सही डाटा प्रस्तुत करें, सही तरीके से सही चीज़ इनको दिखाएँ, तो ये 54% लोग जो आज अठन्नी-चौवन्नी के लिए परेशान हैं, इनके पास बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी हम लोग लेके जा सकते हैं और ये 54% लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं, ये हमारे इंडस्ट्री को जॉइन कर सकते हैं, यदि सही डाटा और सही तरीके से इनको बताया जाए, समझाया जाए और इसके विराट रूप को दिखाया जाए इनको। मेरा मानना है कि ये 54% लोग ही नहीं, बल्कि बाकी के जो 46% लोग हैं, जो कोई छोटा-मोटा रोज़गार, नौकरी करके अपने परिवार का रोज़ी-रोटी किसी तरह चला पा रहे हैं, ये लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, यदि इनको बताया जाए कि ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है, कितना दे सकती है और पार्ट टाइम करके भी लोग इसमें अपने करियर को बहुत बड़ा 5 साल, 10 साल में बना सकते हैं। तो उस 46% में 1-2% जो बहुत संपन्न है, उनको छोड़ दिया जाए, तो 44-45% लोग हमारे इंडस्ट्री को जॉइन कर सकते हैं और पार्ट टाइम काम करके ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे यहाँ, जो प्रोफ़ेसर थे, जो एयर फ़ोर्स में थे, जो इंडियन आर्मी में थे, जो रेलवे में टिकट कलेक्टर थे। ऐसे तमाम लोग इस इंडस्ट्री को जॉइन करके 5 साल, 10 साल में बिल्कुल अपने ज़िंदगी को बदल लिया है। आज पचासों लाख रुपया महीने का वो इनकम ले रहे हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से। तो बाकी के 46% में 44-45% भी हमारे साथ आ सकते हैं, यदि सही तरीका, सही आँकड़ा से उनको दिखाया जाए, बताया जाए तो। सो अपार संभावना है। हमारे यहाँ सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। हम लोग सामाजिक स्तर पर लोगों से जुड़े होते हैं। हम रिश्तेदारी ज़्यादा निभाते हैं। तो ये लोगों का व्यापार है। जैसे ही कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री को जॉइन करता है, तो हिंदुस्तान में चूँकि बॉन्डिंग ज़्यादा है, एक-दूसरे से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं, रिश्तेदारियाँ हम लोग लंबा-चौड़ा निभाते हैं, तो लोगों का लिस्ट 1000-500 का तुरंत बन जाता है। सो यहाँ हमारे यहाँ जितना सोशल बॉन्डिंग है, उतना और किसी कंट्री में नहीं है, तो संभावना हमारे यहाँ बढ़ जाता है।
पूरे दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से, बेरोज़गारी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से हमारा अभी ग्लोबल रैंकिंग 12वाँ है, 12वाँ स्थान है हमारा पूरे दुनिया के कारोबार में। 1% भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है, सो जगह खाली है तो संभावना ज़्यादा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बीमार लोग हैं, ये डब्ल्यूएचओ कहता है और डब्ल्यूएचओ का तो एक खतरनाक इंटरव्यू मैंने आज से 2 साल पहले देखा, जिसमें ये जानकारी दी गई कि हिंदुस्तान के लोग यदि सजग नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में 2045 तक हिंदुस्तान में लोगों का औसत आयु 36 वर्ष हो जाएगा। बहुत दुखद ये जानकारी है। सो अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया जानती है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो संभावना हमारे यहाँ इस प्रकार असीम संभावना हिंदुस्तान में है। थोड़ा-सा मैं डब्ल्यूएचओ के आंकड़े पर आपको ले चलूँ स्वास्थ्य के आंकड़े पर, तो हर 10 में से 1 व्यक्ति आज शुगर से ग्रसित है, डायबिटीज़ से पीड़ित है और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट का आबादी हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया में इसको शुगर की राजधानी मतलब डायबिटीज़ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ हर 5 में से 1 आदमी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, हर 5 में से 1 आदमी थायरॉइड से ग्रसित है। 70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और यही एलडीएल और एचडीएल मतलब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल 5-10 साल में बीपी पैदा कर देता है, शुगर शरीर में पैदा कर देता है। सो ये बहुत डेंजर चीज़ है और 80% लोग आज पेट संबंधी समस्या गैस्ट्रिक से परेशान हैं। फिर समाधान क्या है? तो समाधान हमारे यहाँ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, जहाँ बीच में कोई लीकेज नहीं है। डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और फिर डायरेक्ट कस्टमर उसको खरीदता है। तो ये आधुनिक सीधा खरीद बाज़ार व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसका बिल्कुल समाधान है। आइए हम लोग आगे की जानकारी के लिए अगला दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं।